विनय जी और सूरज जी हम आना चाहेंगे, क्योंकि इस देश में सिर्फ मुद्दों की कमी है नहीं। ये मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन तो था ही है ही। दूसरा बड़ा मुद्दा है जिस पे हम चाहेंगे कि आपके विचार को हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाएं, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनली बांग्लादेश। हम संबल के मुद्दे पे खड़े हो जाते हैं, बदाऊं के मुद्दे पे खड़े हो जाते हैं, अजमेर के मुद्दे पे खड़े हो जाते हैं। मैं सत्ता और विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूं, पर बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह के नैरेटिव्स रचे जा रहे हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह का रोल पाकिस्तान और चाइना का है, रिपोर्टेडली मैं कह रहा हूं, उस पे हमें क्या करना चाहिए। हमारे देश में भी प्रोवोकेशन की एक कोशिश है, यहां तक आया कि 24 घंटे के अंदर हम घुस जाएंगे। ये क्या है? इज दिस नैरेटिव इन द इंटरेस्ट of the secular fabric of this country? Coming to सूरज जी आप बताएं। सर, ये अभी बहुत अहम मुद्दा जो है बांग्लादेश का, उसको सोशल मीडिया में बहुत सर्कुलेट हो रहा है और इस पर लोगों के विचार आ रहे हैं। खासतौर से जो लोग समझ रहे हैं कि इसमें हिंदू जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, और इसी के विपरीत ये भी आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंतित है, लेकिन अपने ही देश मणिपुर और जो दूसरे जगह जो बर्ताव हो रहे हैं लोगों के साथ, उसके बारे में उनकी चिंता उतनी नहीं। लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल आपने उठाया, अभी आपने कहा कि नैरेटिव्स एंड हाउ इंडिया इज बीइंग कॉर्नर्ड। ये बड़ा मुद्दा है फॉरेन पॉलिसी का। इसमें देखिए, ये बार बार ये कह देने से कि हमारा डंका बज रहा है, और डंका का तो ढोल पिट गया। जो आपका एक मामूली सा देश बांग्लादेश का एक फौजी अफसर नाम लेकर हमारे प्रधानमंत्री का, रक्षा मंत्री का और भी लोगों का वो चुनौती दे रहा है, जो सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है, ये हमारे गिरती हुई साख को दिखा। ये श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में ये चुनौती हम दे रहे थे अमेरिका को, और हम कह रहे थे कि तुम सातवें बेड़ा को लेके आओ, लेकिन हम अपने देश के इंटरेस्ट में आगे बढ़ेंगे। हम लोगों के मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश में अगर वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ा तो करेंगे, और उन्होंने किया। और इस दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर फौज का बांग्लादेश में करवाया। बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे और श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आज आप देखिए हाउ वी आर बीइंग कॉर्नर्ड। अगर जस्ट दूसरा अपना पड़ोसी राज्य देख लीजिए, वो श्रीलंका है, और वहां जो गवर्नमेंट आई, या फॉर एग्जांपल माले, जो और भी जो छोटे भूटान फॉर एग्जांपल, वो, या नेपाल, जो सीधे सीधे चीन के साथ अभी 2 दिन पहले दर्जनों भर समझौते किए। निश्चित तौर से वो भारत के पक्ष में नहीं, भारत के इंटरेस्ट के विपरीत है। लेकिन क्या हम अपने देश के जो डिप्लोमेसी है या जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर क्वेश्चन करने के बजाय हम सिर्फ एक नैरेटिव और एक धार्मिक रूप से एक चर्चा कर दें कि हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और उसको देखिए चूंकि उससे हमारे देश के जी सूरज जी, मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा, सीरिया में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हो रहा है, अफगानिस्तान में जो हुआ, पाकिस्तान में जो हो रहा है, उसके बाद भी कितने सेक्युलर हम रह सकते हैं? विनय जी। अजय जी, देखिए, सेकुलर रहना हमारी कोई वो नहीं है कि हम क्यों सेकुलर नहीं रह सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में है कि हम एक सेकुलर देश हैं, और हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि वी आर ए सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर स्टेट। तो हमारे सेकुलरिज्म पर मैं समझता हूँ कि बेजा सवाल उठाने भी नहीं चाहिए। और इतना बड़ा हमारा जो डाइवर्स नेशन है और जिसमें विभिन्न लोग रहते हैं, तो आप जी यहाँ प्रियम्बल में भी चेंजेस की बात आ गई थी, सत्ता वो पक्ष के सुप्रीम द्वारा। कोर्ट ने
एक PIL आई थी अजय जी, अभी आप याद हो आपको, हफ्ते भर पहले मैं वही आपसे पूछना PIL को चाह रहा रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट जी। ने। वो ठीक है, लोकसभा के इलेक्शंस में भी ये मुद्दा था जो कांग्रेस ने बड़े पुरजोर तरीके से उठाया कि संविधान बदल दिया जाएगा। उसके ऊपर एक नैरेटिव चलाया कांग्रेस ने, कुछ बहुत हद तक सफल हुए क्योंकि बीजेपी 240 पर आके रुक गई, मैं यही पूरी आपसे अपनी एक मेजोरिटी सवाल मिली और नहीं। पूछूंगा जी जी। इंटरवीन करके कि वाई ऑन बांग्लादेश कांग्रेस शांत बैठा है, संबल पे खड़ा हो जाता है, बदायूं में खड़ा हो जाता है, अजमेर में खड़ा हो जाता है, हाँ, बांग्लादेश में इतनी शांति क्यों? कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई उनके जो पार्टी की जो फॉरेन पॉलिसी का जो सेल है, उनको एक विस्तारित रूप से एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जरूर इशू करना चाहिए था कि कांग्रेस का इस पे क्या स्टैंड है। और जहां तक बांग्लादेश में सबसे पहला सवाल ये उठता है, जब अभी तक हम भारत सबसे बड़ा देश है, बांग्लादेश का पड़ोसी देश, और हमारी सबसे ज्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश से, और हमारी जो बायलेटरल ट्रेड है वो भी हम सबसे बड़े पार्टनर है बांग्लादेश के। और जिस तरह से सूरज जी ने बताया कि मिसेस गांधी के टाइम पर बांग्लादेश को क्रिएट किया, बांग्लादेश पाकिस्तान का डिवीजन हुआ और इंडियन आर्मी के कितने सारे सोल्जर्स ने अपनी जान दी उसमें और इतना बड़ा सरेंडर हुआ, तो आखिर क्या ऐसी स्थितियां अभी बन गई कि इतनी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां पर, एंटी इंडिया फीलिंग्स आने लगी? जो आपने अभी अपना प्रेफेस दिया, जो आपने इंट्रोडक्शन एक दिया, उसमें से ये सवाल उठ के आता है। तो क्यों इतने रेडिकल एलिमेंट्स बांग्लादेश में सिर उठा रहे हैं? जिस पाकिस्तान आर्मी ने जो वहां पर जेनोसाइड किया था, लाखों लोगों को मारा गया, वहां पर करीब 30 लाख लोगों की जान गई 1971 का जो नरसंहार था वहां पर बांग्लादेश में। तो आज की जनरेशन बांग्लादेश की क्यों भारत के प्रति उनका एंटी इंडिया सेंटीमेंट क्यों जागृत हो रहे हैं, जबकि वहां पर आप देखिए ऑटोमोबाइल्स देखिए, आलू प्याज देखिए, वेजिटेबल्स देखिए, सब भारत से जाते हैं वहां पर। पावर की लाइन्स हो अडानी का गई, पावर बिल्कुल, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। धीरे धीरे चीन ने वहां पर अपने पैर पसारने शुरू किए, और चीन का इकोनॉमिक जो इंटरफियरेंस है, जो वहां पर चाइना का से है बांग्लादेश में, वो काफी है। चाइना काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कर रहा है, एयरपोर्ट्स कर रहा है, पोर्ट्स कर रहा है, बांग्लादेश डिफेंस फोर्सेस को एड दे रहा है वो। तो ये सब चीजें तो हैं, मगर आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत के प्रति इतनी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां पर बांग्लादेश में होने लगे? तो अब इसके पीछे काफी सारे कारण है जिनको मैं बड़े विस्तार से, एक तो बांग्लादेश की अपनी पॉलिटिक्स आप देखिए। अभी वहां पर दो जो बेगमें थी, बेगम हसीना, शेख हसीना और खालिदा जिया, तो खालिदा जिया के खिलाफ सारे मुकदमे एक्विट होती जा रही हैं, सब में बरी हो गए। और जो लॉलेसनेस अजय जी बांग्लादेश में देखी जा रही है कि मतलब पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स तो हमारे पाकिस्तान से भी अच्छे हैं, लोगों से, बांग्लादेश से भी अच्छे हैं, मगर जो एक है कि वहां पर कोई लगता है कोई माई बाप है ही नहीं बांग्लादेश में। कभी किसी को घेर लिया, कभी कहीं पथराव कर दिया, कभी किसी की गाड़ी जला दी, कभी किसी को अंदर कर दिया, पत्रकारों पर हमले हो गए, न्यूज चैनल्स पर हमले हुए। तो ये सब क्यों सरकार कंट्रोल में नहीं दिखती वहां पर? मोहम्मद यूनुस की जो केयरटेकर इंटरिम गवर्नमेंट जो वहां पर है, तो नोबल अवार्डी हैं, नोबल अवार्डी हैं, और वो नहीं कर पा रहे इसमें। और हिंसा भी देखिए, जैसे जो हुई वहां माइनॉरिटीज के खिलाफ, हिंदुओं की संख्या 8 या 9% वहां बांग्लादेश में रह गई है। तो भारत ने अभी तो बहुत ही कॉशियसली इसके ऊपर रिएक्ट किया है कि ज्यादा कुछ अपना जो बिग ब्रदरली एटीट्यूड है, जैसे हमने नेपाल की बात की, श्रीलंका की बात की, माले की बात की, मालदीव्स की बात की, तो वो एटीट्यूड भारत ने अभी तक दिखाया नहीं है। और जबकि ये नैरेटिव भी बनता जा रहा है कि बांग्लादेश में घुस जाना चाहिए, और ये इतना आसान नहीं इंटरनेशनली। आप जैसे आपने सीरिया की बात की, इजराइल में देखिए, ईरान देखिए, सब जगह अनरेस्ट चल रहा है। लेबनान में अभी सीज फायर हुआ, सीरिया में इतने दिनों से चल रहा था, सारे जगहों पे है ना? जहां अनरेस्ट चल रहा है, ये बिल्कुल जो कहते हैं ना इंटरनेशनली इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स, ये एक नया वर्ड आ गया है। इंडियन तो नहीं कहेंगे, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। नहीं, तो इसमें अब देखिए, जिस तरह से सीरिया में तो कई 12-13 साल से ये चल रहा था, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे वो कई कई हिस्सों को, कई कई प्रांतों को कंट्रोल करते करते करते
पहले वो जो अभी का HTS जो नया ग्रुप जो वहां का सामने आया है, उसको कहाँ से मदद मिल रही थी? ईरान और रशिया, सीरिया के अल असद जो भाग गए, हाफिज अल असद राष्ट्रपति थे, उनकी मदद वहां से आ रही थी, रशिया और ईरान से। और रात में बहुत देर रात रशियन सोर्सेज से खबर आई थी कि भाई वो वहां पर रशिया में शायद उनको असाइलम भी मिले। हाँ, ही हैज रीच्ड मॉस्को, तो वो तो उन्होंने बचा लिया। मगर जो वहां पर अनरेस्ट चल रहा था इतने सालों से, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, जिसको टर्की उसको सपोर्ट कर रहा था, तो लास्ट में आके उन्होंने दमस्कस में हमला बोल के पूरा प्रेसिडेंशियल पैलेस को स्टॉर्म कर दिया, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वही चीज जैसे आपने अफगानिस्तान में बताया कि तालिबान का रेजिम हमने देखा। तो जो ये डिसइंटीग्रेशन का माहौल, अनरेस्ट का माहौल, जो कॉन्फ्लिक्ट का माहौल हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया में खास तौर पर, तो ये भी एक चिंताजनक स्थिति है। और बांग्लादेश में जो हुआ अगस्त में, और शेख हसीना को किस तरह से भाग के भारत में आके शरण लेकर अपनी जान बचानी पड़ी, तो वो भी एक काफी चिंताजनक डेवलपमेंट है। और हमारे लिए तो भाई विनय जी, मेरा सवाल यही था कि हमारे घर के पास, हमारे नेक्स्ट डोर नेबरहुड कंट्री में जिस तरह की चीजें होनी शुरू हो गई हैं, जो सीरिया में होता था, अफगानिस्तान में होता था, इराक में होता था, आज वहां हो रहा है। हमारे लिए ये चिंता का विषय है या नहीं? दो ऑप्शन है, या तो डिप्लोमेटिक ये स्टेटा पे हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हुए उसको किसी तरह से संभालने की कोशिश करें, या फिर 1971 की याद लोगों को दिला दे। सूरज जी, आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, मैं शुरू करना चाहता हूं जहां विनय सर अपनी बात को समाप्त किए थे। कि देखिए, आप कह रहे हैं डिप्लोमेसी, और सर ने कहा कि मैं बहुत अधिक नहीं जाना। वी विल हैव टू लुक व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश। और देखिए, सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, फेलियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी इज आल्सो देयर इन चाइना। वेरी stringently and very late we have been able to contain the Chinese incursions into our nation। जब अभी हाल में कुछ ऐसे स्टेप्स चाइना ने लिए जिससे जो हमारे देश में नहीं सर, हाँ सर, मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। वो चाइनीज टेक्नोलॉजी को तो वो अलग विषय है, लेकिन अभी जो हम देख रहे थे कि हमारे सैनिक मारे जा रहे थे। और फिर बांग्लादेश छोड़िए, आप देख चुके हैं कि जो श्रीलंका में नई सरकार आई, उन्होंने क्या किया। जो सरकार अपने आप को व्यापारी का एक एजेंट बना के जाए, अडानी को लेके जाए और वहां अडानी का सेटअप खड़ा करे, तो पहले इस देश के संप्रभुता और इस देश के मर्यादा के साथ खिलवाड़ हो चुका है। उन्होंने जब अडानी को कान पकड़ के निकाला, तो यहाँ की जो सत्ता है वो छटपटा रही है, हिंदू हिंदू अब आप कर रहे हैं। लेकिन दरअसल क्या था, और ये देखिए शेख हसीना का क्या वहां पर रोल। शी वॉज डूइंग एग्जैक्टली जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में कर रही है। वहां के जनतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करना, चुनाव को खेल बनाना। पूरे के पूरे विपक्ष ने चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार किया, और उसमें जो ऐसे व्यक्ति जो इन्होंने बेगम जो जिया का नाम लिया, वो बीमार थी और उनको बाहर इलाज नहीं करने के लिए जाने देना, और इस तरह के की जो घृणा। और जो आप देखिए वहां जो उन्होंने शुरू किया कि जो 1971 की जो उनके लड़ाई में, उनके जो संघर्ष में साथ थे, उनके बच्चों को तो वो आरक्षण दे ही रहे थे, उनके जो पुश्तें थी उनको वो नौकरियों में जो कम से कम जगह है उसमें वो जगह देना शुरू किया। एक रिएक्शन हुआ है, और उस रिएक्शन का प्रोटेक्शन इंडिया से मिल रहा था, तो नेचुरली गुस्सा इंडिया के विरुद्ध भी आया। और सर, 2 पॉइंट में कंप्लीट जी बताएं आप। 2 पॉइंट में जस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ कि और ये जो इस तरह की जो आप इंटरनेशनल जो एरिना में, खास तौर से अपने पड़ोस में, आप कह रहे हैं कि हमारे पड़ोस में ऐसी स्थितियां, उस स्थिति को कंटेन करने के लिए
और अपनी साख को बचाए रखने के लिए भारत की डिप्लोमेसी क्या पर्याप्त थी? अभी भी आप देख लीजिए क्या हो रहा है। और जो मैं नेपाल का इसलिए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत मैं बिहार से आता हूं, जहां हमारे बहुत नजदीक है वहां के बॉर्डर्स, और वहां से जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट करने का वो तो बहुत अच्छी है। लेकिन वो अभी जो वहां पर शासन है उसको चाइना, और हर जगह देखिए चाइना इज डेवलपिंग द पोर्ट्स इन श्रीलंका, और पाकिस्तान को वहां पर मिल रहा है। आप वहां पर वो स्थिति क्यों लाने दे रहे हैं? तो और जिस तरह से जो मालदीव्स में हुआ था, जो स्टेटमेंट आया था, और अब बहुत उसको सोशल मीडिया में कि हमने तो उनको मजा चखा दिया। अरे छोटा सा देश है और कौन सा मजा आपने चखा दिया? तो देखिए ये श्योरली एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली इंडियन डिप्लोमेसी का फेलियर है। हम दूसरे पर अधिक आरोप नहीं लगाए। यहाँ के जो मंत्री हैं और जो लोग अपनी धार्मिक राजनीति यहाँ कर रहे हैं उसके, और जो कॉर्पोरेट्स के एजेंट बने हुए हैं, सरकार के लोग जो ले जाते हैं इस देश की मान मर्यादा को ताक पर रखकर, एक एजेंट के तरह लेके घूमते हैं कुछ व्यापारियों को, इससे जो इस देश के साख को नुकसान पहुंचा है वो अंततः बढ़ता जा रहा है, और इस बात को समझना होगा। जी सूरज जी, दो सवाल आपकी ही बातों से जो मेरे पास आया है। रिजर्वेशन को एक मुद्दा था, वहां शेख हसीना ने उसको कंटिन्यू किया, अपोजिशन हुआ। हमारे देश में भी रिजर्वेशन 47 से लेके चला आ रहा है, कंटिन्यू नहीं किया, एक्सपेंड किया, और हमारे देश में दूसरे संदर्भ में है, वहां दूसरे संदर्भ में। लेट मी मैं रिजर्वेशन एज कोट एंड कोट में बात कर रहा हूं, हमारे देश में भी है, मैं उस पे नहीं जाता, मैं उस पे चर्चा ही नहीं करना चाहता। धार्मिक मुद्दों पे हमारे यहाँ बड़ी बातें होती हैं, पर धर्म के मुद्दे पे सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, बांग्लादेश और कहां नहीं, सिर्फ धर्म के मामले पे जिसको कहते हैं फंडामेंटलिस्ट्स, शब्द यूज होता है जिहादी, मुजाहिद, हम मारेंगे, कैसे कैसे नैरेटिव हैं सूरज जी, आपने भी देखा होगा। हिंदुओं को काट के फेंक देंगे, एक हिंदू नहीं बचेगा बांग्लादेश में। मंदिरें, यहां हमने मंदिरों को बचाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है, मंदिरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। ये मौलवी और मुल्ला कह रहे हैं बांग्लादेश में। अगर इस देश में, हमारे देश में इस तरह का नैरेटिव शुरू हो जाए तो क्या रिएक्शन आएगा, ये आप सोच सकते हैं। हम जी नहीं पाएंगे। वी आर अ डेमोक्रेटिक एंड अ सेक्युलर कंट्री, वी हैव बीन लिविंग फॉर इट, बट वहां हो रहा है हमारे नेबरहुड में, जहां पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है बिकॉज दे हैड लॉस्ट इन 1971, चाइना का अपना इंटरेस्ट है बिकॉज दे हैव लुकिंग आउट फॉर बिजनेस देयर, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, रशिया का अपना इंटरेस्ट है फॉर द आर्म्स। हम क्यों उस चक्कर में पड़े रहें? हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? हमारे लोग प्रोवोकेट हो रहे हैं, प्रोवोक्ड हो रहे हैं बाय देयर नैरेटिव्स, और हमारा अपोजिशन सोरेस को, ये जो नोबेल लॉरिएट है मोहम्मद यूनुस को, उसको हाईलाइट करता है, यूलाइज करता है। क्यों नहीं कहता कि ही शुड बी फोर्स्ड टू सरेंडर हिज नोबेल अवार्ड बिकॉज ही इज सपोर्टिंग अ फंडामेंटलिस्ट ग्रुप। विनय जी, सर एक लाइन में, सर विनय सर एक बात में, सूरज जी आपके एक लाइन, जी बताएं। एक जो मैं जस्ट एक कैवियट दे रहा हूँ, जो बातें आपने कही जो वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया का। दे आर एक्सैजरेटेड एंड दे आर मेंट टू क्रिएट टर्मोइल इन दिस कंट्री। सर प्लीज कंटिन्यू सर। If you are talking about Godi media, there is also a Lodi media. How about it? Ji Suraj. No, there is no Lodi media. The entire media is controlled by corporates. Only people like you and this channel where we can speak. We have got an opportunity. Otherwise, the point of view which we people want to raise is not heard in satellite channels.
It is मुझे not ये heard in viewpoint- satellite channels. नो, मुझे ये व्यू पॉइंट चाहिए था अपने व्यूअर्स के लिए जो हमसे पूछते हैं। मैं चाहता हूं कि क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी आनी चाहिए। आई एम नॉट एनी पक्ष का। आप भी जानते हैं न्यूज नशा किसी के पक्ष में नहीं है। न्यूज नशा इज एन ओपन चैनल जो कि क्लैरिटी के साथ बात करता है। मैं आपको इस तरह के शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं एज एन एंकर टू गेट योर व्यूज फॉर माय फीडबैकर्स हु गिव मी सच काइंड ऑफ फीडबैक। सूरज जी, विनय जी। सूरज जी, हम जिस समय बात कर रहे हैं, आज हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका में ही हैं और 9 दिसंबर को उनको अपनी विजिट शुरू करनी थी। और आज जो भारत सरकार ने जो ये पहल की है, उससे पहली चीज तो ये दर्शाता है कि बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेसी की जैसे बात की सूरज जी ने, तो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है और हमारी सरकार इसके ऊपर सीरियसली एक हाई लेवल के ऑफिशियल डेलीगेशन गया है। फॉरेन सेक्रेटरी खुद गए वहां पर विक्रम मिस्री, और ये भी दर्शाते हैं कि किस तरह से भारत के लिए प्रायोरिटी बांग्लादेश बिल्कुल है। मगर जो वहां पर जैसे मैंने बात की लॉ एंड ऑर्डर की, रेडिकल एलिमेंट्स की, जो आपने भी कही, फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो वहां पर सिर उठा रहे हैं, वो वहां की अपनी सोसाइटी के पुल्स, प्रेशर्स, वहां के डेवलपमेंट्स हैं, और वहां पर जाकर उनको अपना भविष्य खुद देखना है कि हम इस तरह के एलिमेंट्स को कहां तक आप स्पेस देते हैं, कहां तक आप जगह देते हैं। और जैसे आपने कहा कि अगर इस तरह का रिएक्शनरी माहौल अगर बना तो उसका तो कोई अंत नहीं है। फिर तो लॉलेसनेस और एनार्की इज द, आई थिंक, द right word to use what is happening in Bangladesh, क्योंकि nobody seems to have a grip over the situation there, है? तो ये जो स्लिप कर रहा है बांग्लादेश एनार्किस्ट रेजिम की तरह, वो चिंताजनक है भारत के लिए। और अगर स्टेबिलिटी नहीं रही वहां पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, प्रोग्रेसिव फोर्सेस नहीं आए बांग्लादेश में, तो ये भारत के लिए आने वाले समय में बिल्कुल चिंताजनक है। और सुरक्षा के, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मामलों के लिए तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। हमारा देखिए, मैरीटाइम बाउंड्री बांग्लादेश के साथ हमने सेटल कर ली, हमारी लैंड बाउंड्री सेटल हो गई और कोई इशू नहीं है। सिर्फ इशू है कि हमारी शेयर्ड एक कॉमन हेरिटेज है, जो कि हमारे लोग, जिस तरह से जो बंगाल जब डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो बहुत सारे लोग हमारे वेस्ट बंगाल के, जिनके घर वहां पर थे, जिस तरह से पाकिस्तान में पंजाब दोनों तरफ है, वहां के भी लोग हैं। पार्टीशन की त्रासदी अभी तक आप वो पेनफुल किस्से आप सुनते रहते हैं। तो हमारा स्टेक यहाँ पर है कि बांग्लादेश बिल्कुल एक स्टेबल रहे, इकोनॉमिकली वायबल रहे, अपने पैरों पर खड़ा रहे, और पीसफुल एग्जिस्टेंस हो बांग्लादेश का। और ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स वहां से आने, यहाँ से आने, रिएक्शन होने, उसका कोई मतलब नहीं। तो आज जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे, विदेश सचिव, जो बातचीत होगी वो कई सारे बायलैटरल मुद्दों पर है। और बांग्लादेश भी भारत के बिना, बांग्लादेश का इकोनॉमिक अस्तित्व जो है, मैं समझता हूँ बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। और फिर बांग्लादेश एक चाइना की कॉलोनी की तरह अपने आप को देखना चाहता है क्या? ये बांग्लादेश के लोगों को तय करना है वहां पर। हम वहां पर बिग ब्रदरली एटीट्यूड दिखाकर भारत वहां पे कुछ हासिल भी नहीं कर सकता। तो सिर्फ बातचीत से ये मसला हल हो सकता है। और वहां जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ने खुद कहा कि जैसे सिचुएशन ठीक हो तो हम इसमें चुनाव, वहां पर आम चुनाव करवाएं, एक क्रेडिबल चुनावी प्रक्रिया हो। जैसे डॉक्टर सूरज ने खुद बताया कि ऐसा ना हो कि पता चला सारे इलेक्शन ही रिग्ड हो गए, एक ही पार्टी जीत रही है वहां पर, विपक्ष पूरा बहिष्कार कर रहा है चुनाव में, विपक्ष के नेता जेल में पड़े हुए हैं। तो क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है ना। तो एक क्रेडिबल इलेक्शंस हो वहां पर, एक डेमोक्रेटिक सरकार वहां पर आए, और वहां के लोग तय करें वहां पर कि उनको क्या चाहिए, रेडिकल एलिमेंट्स चाहिए, या वहां पर फंडामेंटलिस्ट शासन चाहिए, या एक डेमोक्रेटिक सेटअप चाहिए, अपनी चुनी हुई सरकार चाहिए कि जो उनके मुद्दों को आगे बढ़ाए, उनके एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाया। अभी बांग्लादेश लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आता था, अभी डेवलपिंग नेशन में कदम रखा है बांग्लादेश में। तो इस तरह की सिचुएशन होना बांग्लादेश के लिए स्वयं एक चिंता जनक बात है। और वहां ये बिल्कुल सोचने की बात है कि बांग्लादेश में
इस तरह के अगर एलिमेंट्स हावी हो गए तो बिल्कुल अनार्की फैल जाएगी। बांग्लादेश विल बी अनदर सीरिया इन सम टाइम, इन सम इयर्स टू कम। तो मतलब मेरे को कहना नहीं चाहिए, मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये जिस तरह सिचुएशन आगे बढ़ रही है, तो इट विल मूव इन दैट डायरेक्शन। अगर वहां पर साल 6 महीने में इलेक्शंस नहीं करवा पाए मोहम्मद यूनुस, तो उनके ऊपर की, उनकी काबिलियत के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। चलिए सूरज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा द एंडिंग स्टेटमेंट, द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑन, क्योंकि देखिए फिर मैं एक चीज आपको दोहरा दूं, मैं जिस चैनल के लिए आपके साथ बात कर रहा हूं, दिस इज द मोस्ट बैलेंस्ड चैनल। हम किसी के साथ नहीं है, हम सिर्फ आपके साथ डिस्कस करते हैं। सर सूरज जी, मैं जब आपके साथ डिस्कस करता हूं ना, तो उन शब्दों का इस्तेमाल करता हूं जो हमारे पास फीडबैक्स में आती हैं, कमेंट्स में आते हैं, सो दैट हमारे जो कमेंट करने वाले हैं उनको हम सेटिस्फाई कर सके। जी सूरज जी। जी नहीं, आई फुली एग्री जो आपसे भी और अभी सर जो विनय सर बोले, it is a welcome step that the foreign secretaries in Bangladesh, और definitely ये onus lies on Mohammad Yunus to bring back normalcy in Bangladesh by holding elections. Being a Nobel laureate doesn't mean that you are a better administrator or you are a better politician. वो उनको प्रूव करना होगा, और वहां पर जो स्थिति है, जो अगर ये उस पर अंकुश नहीं लगा तो डेफिनेटली अगर वहां पर जो जो फंडामेंटलिस्ट अगर आगे बढ़े तो उसका असर हमारे देश पे पड़ेगा, और ये असर सबसे अधिक बंगाल में पड़ेगा। ये हमको ध्यान में रखना होगा कि बंगाल, आवर वेस्ट बंगाल जो है, वहां पर बहुत प्रयास के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी, लेकिन उनके सीट्स जो है वो 4 से लेके 84 तक बढ़ गए विधानसभा में। तो ये स्थिति तो बन रही है कि जो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का असर जो होता है, उससे किस पार्टी को देश में फायदा होता है। लेकिन ये पूरे देश के लिए ये महत्वपूर्ण है कि जो फॉरेन सेक्रेटरी अगर कुछ इश्यू वहां क्लिंच करते हैं तो ये हम सब के लिए अच्छा होगा, और ये बात को ध्यान में रखना होगा कि कई मामलों में बांग्लादेश भारत से आगे निकल चुका है, स्पेशली जहां तक हंगर इंडेक्स हुआ या जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, तो उसको वो खो देगी, तो वो तो उस देश की समस्या है। लेकिन हम लोग को एक खास ध्यान रखना यह भी होगा कि देयर कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज कि अगर बांग्लादेश में फंडामेंटलिस्ट आ गए तो हम भी यहाँ तलवार लेके घूमने लगे। हम यहाँ पर अपने देश के संविधान के अंतर्गत हैं, हम अपने लोगों के प्रति चिंतित हैं और उनके प्रति, और इस देश के विकास और जो भी इस देश का जो माहौल है वो बना रहे, सही बना रहे, उसके प्रति हम सबों का एक दायित्व है। उसका निर्वहन अगर हम करते हैं तो इस देश के लिए और हम सबों के लिए अच्छा रहेगा। जी जी जी, थैंक्स टू यू बोथ ऑफ यू। मेरा यही कहना है, आप लोगों से बात करने के बाद, वी शुड गो बाय द नैरेटिव्स। हमें अपने ग्राउंड को रियलाइज करना है, हमें अपने ग्राउंड को देखना है, या हमारा पहला जो वन नेशन वन इलेक्शन हो, या बांग्लादेश हो, या इस तरह के किसी मुद्दे पे, लेट्स नॉट फ्लाई बाय द नैरेटिव्स। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हमारे व्यूअर्स के लिए यू गिव वेरी वैल्यूएबल comments and ideas to them. Thank you very much. Bye bye. See ya. Thank you. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।